हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा फिजिक्स का एमसीक्यू सीरीज जो हमने स्टार्ट की है उसका। इसमें देखो मैं एक पैटर्न बता देता हूँ आपको, हम किस मेथड से डिस्कस करने वाले हैं। फिजिक्स में टोटल 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है अपना कोर्स, और हर यूनिट में कुछ चैप्टर्स हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि लगभग हर चैप्टर को कवर किया जाए। तो फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम फर्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यूनिट में टोटल 3 चैप्टर्स हैं अपने पास। फर्स्ट चैप्टर है फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ना होता है इसके बारे में इसमें। नेक्स्ट है कोरियोलिस फोर्स, एंड जो थर्ड चैप्टर है वो कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल। तो इनसे इन तीनों चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो इस पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएंगे, और वही हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र बोला जाता है, कोरियोलिस बल और संरक्षी बल। तो इन तीनों के इसी ऑर्डर में क्वेश्चंस आपको अरेंज मिलेंगे। अब थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, निर्देश तंत्र के बारे में। देखो फिजिक्स के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाई गई। जैसे मैं कहूँ कि इस बोर्ड की वेलोसिटी कितनी है, तो वो एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। मतलब इस बोर्ड की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है अलग अलग फ्रेम से ऑब्जर्व करने पर। जैसे अगर मैं स्टेशनरी हूँ तो मेरे लिए बोर्ड भी कैसा है, रेस्ट पर है। अगर मैं इस डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा हूँ तो मेरे लिए बोर्ड क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। जैसे मान लीजिए ये कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसे ए बोल दिया, इसे हमने क्या बोल दिया, बी। तो अब रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट इस फॉर्म में आता है, या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र कहाँ से कंसेप्ट आया है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। अब पूछा जाए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी, तो कभी भी ये नहीं बताना है कि 20 मीटर पर सेकंड है। पहला सवाल क्या आना चाहिए दिमाग में, किसके रेस्पेक्ट में या किसके रिलेटिव स्टडी करना है। अगर मैं कह देता हूँ ए भी 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो यहां देखा जाए तो वी बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अरे जब दोनों ही 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी आपस में, 0। जैसे सन के चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रही है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है, हम सब अर्थ पर ही है। तो वैसे देखा जाए सन के रेस्पेक्ट में तो हम सब मूविंग है। अरे ये बोर्ड है, मेरे रेस्पेक्ट में कैसा है, रेस्ट पर स्थिर अवस्था में। सन से देखा जाए तो ये बोर्ड भी मूव कर रहा होगा, क्योंकि सन के लिए तो कंप्लीट अर्थ ही रोटेट कर रिवॉल्व कर रही है भाई, सन के चारों तरफ परिक्रमण कर रही है। समझ रहे हैं आप थोड़ा सा ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट। दूसरा, जैसे आप एक बस में बैठे हैं, आपके जस्ट पास में बगल में बैठा वो आपके लिए रेस्ट में है, लेकिन कोई सड़क के पास में खड़ा उसके लिए वही किस में हो जाएगा, मोशन में। तो यहाँ से किसका कंसेप्ट आता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल, जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब इसके लिए अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालते हैं। जैसे यहाँ इसी को चलो थोड़ा सा एक्सपेंड करके और बता देता हूँ। अगर ए 0 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा होता तो अब वी बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना आता, 20 मीटर पर सेकेंड। अगर यही बात की जाए कि ए ऑब्जेक्ट 40 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा होता तो वी बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इस बार कितना आता, 20 माइनस 40, तो यहाँ कितना आ जाता, -20 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, डायरेक्शन को, दिशा को व्यक्त कर रहा है। तो ये कंप्लीट कंसेप्ट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले चलो बात कर ही लेते हैं अभी, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स कौन से होते हैं। देखो टोटल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उनको दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक है इनर्शियल और एक है नॉन इनर्शियल, जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम उनको बोलेंगे जो न्यूटन लॉ को फॉलो करते हो, जो न्यूटन के नियमों का पालन करते हैं या न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम का पालन करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। नॉन इनर्शियल किसको बोलते हैं, जो फॉलो नहीं करते। अब फॉलो करने का मतलब है कि इनकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट हो। वेलोसिटी कांस्टेंट। एक्सीलरेशन क्या होता है, त्वरण किसे बोला जाता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण बोला जाता है। तो मैंने कहा कि किसी भी दो निर्देश तंत्रों का अगर वेग नियत है एक दूसरे के सापेक्ष, जैसे यहां ड्रॉ करके बताते हैं हम, यहां मान लीजिए ये एक फ्रेम है एस,
यहाँ कोई दूसरी फ्रेम है, इसे बोल देते हैं ये एस प्राइम है। अब मान लीजिए ये 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है और ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये दोनों कैसी फ्रेम्स हो जाएंगी? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी, थोड़ा और आगे चले तो एस डेश 40 मीटर पर सेकंड से मूव करने लग गई, तो ये क्या नहीं है? इनर्शियल नहीं है। इनर्शियल जड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या याद रखना है? वेग नियत रहता है, या फिर क्या बोल सकते हैं, न्यूटन के नियमों का पालन करते हैं। अब वेग नियत है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन ऑलवेज कितना आएगा इनर्शियल के लिए? 0। अरे त्वरण या एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। किसी वस्तु के वेग में समय के सापेक्ष कितना परिवर्तन आ रहा है, उसे ही क्या बोला जाता है? उसका त्वरण बोला जाता है। तो इनके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी रहेगी? 0। इनकी जस्ट अपोजिट कौन है? नॉन इनर्शियल। अजड़त्वीय के बारे में क्या याद रख लेना है? न्यूटन के नियमों का पालन नहीं करते हैं, वेग नियत नहीं रहता है, त्वरण भी शून्य नहीं होगा। तो ऑप्शन पढ़िए भाई। फर्स्ट है एक्सेलरेशन इज 0, नहीं वो इनर्शियल के लिए होता है। वेलोसिटी कांस्टेंट वो भी इनर्शियल के लिए होती है, फॉलो न्यूटन लॉ वो भी इनर्शियल करते हैं। जो पहले तीन स्टेटमेंट्स हैं वो किसके लिए हैं? जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। एक्सेलरेशन शून्य नहीं होगा। समझ गए भी? तो इस क्वेश्चन के बारे में जो भी आप डिटेल्स लिखना चाहो वो नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आर अप्लाइड टू विच टाइप ऑफ फ्रेम्स। देखो, अब इन फ्रेम्स में एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाली जाती है, रूपांतरण समीकरण। रूपांतरण समीकरण मतलब कोई भी दो निर्देश तंत्र हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन क्या होगा? ये एस फ्रेम, ये एस प्राइम फ्रेम, और ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? वी वेलोसिटी से। तो इनमें कोऑर्डिनेट्स भी अब अलग अलग फॉर्म में स्टडी किए जाएंगे। जैसे यहाँ कोई पॉइंट है, इसके एस डेश फ्रेम में कोऑर्डिनेट्स देखे जाएं कितने होंगे? एक्स डेश, वाई डेश और जेड डेश। मान लीजिए इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसी बिंदु के जो निर्देशांक है, पी बिंदु बोल देते हैं, एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में कितने हैं? एक्स, वाई और जेड। तो इनके बीच में रिलेशन, जो संबंध को व्यक्त करता है, वही क्या होते हैं? रूपांतरण समीकरण होते हैं। या तो इनके कोऑर्डिनेट्स में बोल दो, वेलोसिटी में बोल दो, एक्सेलरेशन में बोल दो। देखो मैं एक रिलेशन बताता हूँ जनरली। अगर तुम्हें पोजीशन स्थिति पता है तो यहाँ से तुम वेग निकाल सकते हो। वेग क्या होता है? स्थिति में परिवर्तन की दर। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज नोन एज वेलोसिटी। एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं, स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग बोलते हैं। अगर स्थिति आ गई वेग निकाल सकते हो, वेग आ गया त्वरण निकाल सकते हो, और त्वरण आ गया तो बल निकाल सकते हो। एफ किसके बराबर होता है? फोर्स किसके इक्वल होता है? एम ए वेक्टर के इक्वल। तो अगर हमने पोजीशन स्थिति का रूपांतरण याद कर लिया तो वेग का रूपांतरण भी मिल जाएगा हमें, त्वरण का रूपांतरण भी मिल जाएगा, बल का रूपांतरण भी मिल जाएगा। इक्वेशन याद रखना, हम ओनली हमारे सिलेबस में क्या है? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन रूपांतरण है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, वो इस ईयर में नहीं पढ़ना आपको। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में एक इक्वेशन याद रखना, आर डैश वेक्टर किसके इक्वल होता है? आर वेक्टर माइनस वी टी। आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू आर माइनस वी टी। डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आता, डी डैश वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर। मतलब दो पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों में कांस्टेंट रहना है। इस फ्रेम में निकालोगे तो भी इन दोनों, ये जैसे मान लीजिए ये पी पॉइंट था, यहाँ ये क्यू पॉइंट बना लिया, इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस है उसे ही विस्थापन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो उसमें कोई चेंज नहीं आना है, वो चाहे इस फ्रेम में ऑब्जर्व करो चाहे इस फ्रेम में ऑब्जर्व करो, दोनों में क्या रहना है? सेम। वी डैश किसके बराबर होगा? वी माइनस यू। मतलब यू डैश यू माइनस वी बोल सकते हैं हमें। वेलोसिटी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन पूछे तो लिख देना भाई, यू डैश यू माइनस वी। ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, डायरेक्टली याद कर लेना, बाकी प्रूफ करवाया गया है कोर्स के अंदर। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन के लिए। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आता है दोनों फ्रेम्स में। अब एक्सेलरेशन सेम है तो इसको ही किससे मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन को? मास से। तो ये क्या बन जाएगा? एम ए डैश वेक्टर इज इक्वल टू एम ए, मतलब फोर्स में भी चेंज नहीं आता है, फोर्स भी इनवेरिएंट रहता है। फोर्स इनवेरिएंट है, इसका मतलब न्यूटन लॉ, न्यूटन के गति के नियम भी निश्चल रहते हैं किसमें? गैलीलियन रूपांतरण। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस जो आपको याद रखनी है। एक और इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है, वो है टाइम को कांस्टेंट माना जाएगा यहाँ पर। टी डैश ऑलवेज किसके इक्वल रहेगा? टी।
एब्सोल्यूट क्वांटिटी किसको माना गया था? गैलीलियन रूपांतरण के अनुसार कहा जाता है कि किसी फ्रेम से किसी निर्देश तंत्र से आप ऑब्जर्व कर लो, टाइम सेम रहेगा। जैसे आप बस में मूव कर रहे हो तो भी आपके लिए 5 सेकंड उतनी होंगी, आप खड़े हो तो भी 5 सेकंड उतनी ही है। ये केवल कब वैलिड है भाई? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन केवल तब वैलिड होता है जब निर्देश तंत्रों का वेग प्रकाश के सापेक्ष बहुत कम हो। सी क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इससे तुलनात्मक वेग नहीं है उनके लिए ही गैलीलियन रूपांतरण लागू होता है। ये इक्वेशन जनरल नहीं है भाई, हर जगह वैलिड नहीं होती है, केवल उन पार्टिकल्स के लिए है जिनकी वेलोसिटी लाइट से कंपेरेबल नहीं है। वरना तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी पढ़ते हैं, टाइम डायलेशन भी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ना है, हमें सिलेबस में नहीं है। अब क्वेश्चन देखो भी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी फ्रेम्स में लगाया जाता है जिनकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो? याद रख लेना भाई, इनर्शियल फ्रेम्स के ऊपर वैल्यूड होता है कौन? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। और इन्हीं के लिए हमने इसका प्रूफ भी पढ़ा था। ये सारी इक्वेशंस किसके लिए हैं? दो इनर्शियल फ्रेम्स के लिए जो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। इसको नोट कर लेना भाई, ये सारी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन विच क्वांटिटी इज कंसिडर्ड एब्सोल्यूट? किस भौतिक राशि को निरपेक्ष माना गया है? स्थिति चेंज होती है भाई, अभी तो पढ़ा, आर डैश वेक्टर किसके इक्वल होता है? आर माइनस वीटी। वेलोसिटी वेग भी चेंज होता है भाई, यू डैश वेक्टर किसके इक्वल होता है? यू माइनस वी वेक्टर। ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। टाइम टाइम कांस्टेंट रहता है भाई, टी डैश किसके इक्वल होगा? टी के इक्वल किसी फ्रेम से ऑब्जर्व कर लो। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, two inertial frame S and S dash are in relative motion along x-axis. An event occurs at coordinate x, t in frame S. चलो भाई बना ही लेते हैं। दो फ्रेम्स दी गई हैं आपको, एक को हमने बोल दिया फ्रेम S है, दूसरी फ्रेम को क्या नाम दे देते हैं भाई? S प्राइम बोल देते हैं। ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। ये x एक्सिस में मूव कर रही है, कितनी वेलोसिटी गिवन आपको? मूविंग अलोंग x एक्सिस। भाई वेलोसिटी स्पेसिफाई नहीं की है तो हम कितनी मान लेते हैं? v मान लेते हैं। अब कहा गया है कि s फ्रेम से किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, t, और s डेश फ्रेम में उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को कितना बोल दें? x डेश और t डेश। तो आपसे रिलेशन पूछा गया है, x डेश और x में क्या रिलेशन होगा और t डेश और t में क्या रिलेशन होगा? अभी पढ़ी अभी हमने इक्वेशन, r डेश वेक्टर इज इक्वल टू r माइनस वीटी। केवल पोजीशन में कौन सी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है? x डायरेक्शन के लोग मूव कर रहे हैं, तो r की जगह क्या पुट कर देना है? x डेश इज इक्वल टू x माइनस वीटी। यहाँ वेक्टर साइन लगाओ चाहे नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। टाइम ऑलवेज क्या रहेगा? इनवेरिएबल रहेगा या फिर इनवेरिएंट रहेगा, निश्चय रहेगा। तो टी डेश इज इक्वल टू टी, x डेश इज इक्वल टू x माइनस वीटी। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया। अभी नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अभी, द लेंथ ऑफ ए रॉड इज ऑब्जर्व्ड एल इन ए फ्रेम एस। किसी एक फ्रेम एस में लेंथ, इसका मतलब ऐसा बोल सकता हूं मैं, कोई दो पॉइंट्स होंगे उनके बीच की डिस्प्लेसमेंट को एल बोल सकते हैं क्या? ये कोई रोड थी, इसकी लेंथ कितनी है? एल। ऑब्जर्व्ड इन फ्रेम एस, देन इट्स लेंथ व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम फ्रेम एस डेश। देखो एक फ्रेम थी एस फ्रेम में, इसको ऑब्जर्व किया गया, एस डेश फ्रेम है, वो इसके रेस्पेक्ट में कितने वेलोसिटी से मूव कर रही है? 20 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड से। तो पूछा गया इस रोड की लंबाई क्या होगी? अभी हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होता है, डी डैश किसके इक्वल होता है? डी विस्थापन। अरे लेंथ ऑफ रोड पूछिए, इसका मतलब दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है क्या? विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिख लेना भाई, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो बिंदुओं के मध्य की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे क्या बोला जाता है? विस्थापन बोला जाता है। तो रोड की लेंथ चेंज नहीं होगी भी, सेम लेंथ रहेगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रिमेन सेम। लिख लेना। ये किसकी हेल्प से सोल्व कर रहे हैं हम सारे? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉज आर इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन?
थ्योरी सारे ही होते हैं भी। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी इनवेरिएंट होता है, सेकंड लॉ, थर्ड, मतलब न्यूटन्स लॉ आर स्टेटमेंट लिख ही लेना नोट लगा के। एक गैलीलियन इनवेरियंस थ्योरी है अपने पास, गैलीलियन इनवेरियंस थ्योरी, गैलीलियन निश्चरता सिद्धांत। इसके अनुसार सारे न्यूटन्स लॉ गैलीलियन फ्रेम्स में या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे रहते हैं, इनवेरिएंट रहते हैं। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण भी क्या रहता है, निश्चल रहता है। मतलब ये सारे लॉज फॉलो होते हैं जनरली, जो भी जनरल लॉज ऑफ फिजिक्स है, भौतिकी के जो सामान्य नियम है वो सारे क्या रहते हैं, निश्चल रहते हैं। किसमें, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन रूपांतरण में। तो आपसे पूछा जाए कौन कौन इनवेरिएंट रहते हैं, न्यूटन्स लॉ भी इनवेरिएंट रहते हैं, लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग भी संरक्षित रहता है, ऊर्जा भी संरक्षित रहती है, एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड। यहाँ तो इजी कर दिया अभी क्वेश्चन को, सारे न्यूटन्स लॉ दिए हुए हैं तो ऑल ऑफ दीज आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फिक्सिशियस फोर्स। ये हम भी नेक्स्ट चैप्टर में आ गए हैं कोरियोलिस फोर्स में। फिक्सिशियस फोर्स या शूडो फोर्स भी बोला जाता है इन्हें, छद्म बल बोलते हैं इनको, शूडो फोर्स या फिक्सिशियस फोर्स सेम ही बात है। आभासी बल बोल दो चाहे इन्हें, और क्या बोला जा सकता है, छद्म बल भी बोला जाता है। आभासी बल क्या होते हैं, फिक्सिशियस फोर्स वो फोर्स होते हैं जो एक्चुअली बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं करते हैं लेकिन बॉडी को फील होते हैं। ये कौन सी बात हुई भी, अजीब बात है ना। यही बात होती है फिक्सिशियस फोर्स की, कि ये बॉडी के ऊपर डायरेक्टली एक्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन फील होते हैं कि ये बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे होंगे। पहला ऑप्शन है, इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन पढ़ा था हमने, मोशन ऑफ लिफ्ट। मोशन ऑफ लिफ्ट में क्या होता है, यहां मान लीजिए आप खड़े हो, हाथ कहाँ गए भी आपके, चलो हाथ भी बना देते हैं। ये जैसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करती है, कौन, लिफ्ट, तब आपको क्या लगता है कि आपके ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, उसे ही क्या बोला जाता है, आभासी बल। क्या वास्तव में आपके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, क्या अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, लेकिन तुम्हें फील हो रहा है जैसे ही लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी किसी भी त्वरण के साथ, तो आपका ऐसा फील होगा कि ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। सिमिलर वे में जब लिफ्ट में आप नीचे खड़े हो भाई, ये ऊपर मूव करना स्टार्ट करती है तो हमें लगता है नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। ये सारे ही क्या होते हैं, सूडो फोर्स होते हैं, आभासी बल होते हैं। याद रखना, मोशन ऑफ लिफ्ट किसका एग्जांपल है, फिक्सिशियस फोर्स का। नेक्स्ट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अभिकेंद्रीय। देखो दो बल लगते हैं किसी भी कण के ऊपर, जो कौन सी गति कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। कोई भी पार्टिकल रोटेट कर रहा है उसके ऊपर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल। अरे आपने पत्थर घुमा के देखा होगा रस्सी से बांध के, उसको आप रोटेट करवा रहे होते हो, तो वो रोटेट करता है, उसके ऊपर दो फोर्सेज लगेंगे एक एक्सिस के ऊपर रोटेट करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से पकड़ रखा है और रस्सी से इस मास को बांध रखा है और ये रोटेशनल मोशन हो रहा है, इसका घूर्णन गति हो रही है। तो इस मोशन में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ये अपने मोशन के ऊपर स्टेबल तभी रहेगा जब इनवर्ड फोर्स और आउटवर्ड फोर्स बराबर लगे। अरे मैंने कहा है कि ये डस्टर यहाँ पर है, तो इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो मैंने जो अपवर्ड इसको पकड़ के रख रखा है जिस बल से, वो उसके बराबर है, तभी तो ये इस स्थिति में स्थिर है। सिमिलर वे में यहाँ ये पार्टिकल स्टेबल है, इसका मतलब इसके ऊपर आउटवर्ड और इनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब बाहर की तरफ और अंदर की तरफ समान बल लग रहा होगा। तो चाहे आपसे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पूछा जाए चाहे सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्रीय त्वरण या अभिकेंद्रीय त्वरण, दोनों का मान समान होता है, बस दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। और इसके लिए इक्वेशन हमने पढ़ी थी भी डायरेक्टली फोर्स की, जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन है वो कितना होता है, ओमेगा क्रॉस आर। और जो कोरियोलिस एक्सेलरेशन होता है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था, कोरियोलिस एक्सेलरेशन की भी वैल्यू निकाली थी हमने, 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश वेक्टर। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। ये त्वरण अगर आपको ज्ञात है तो बल तो निकाल ही सकते हो। अरे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल त्वरण का मान अगर तुम्हें पता है तो बल तो निकाल लोगे। यहाँ से फोर्स की अगर वैल्यू निकालनी हो, एफ किसके इक्वल होता है, एम ए वेक्टर, और ए वेक्टर की वैल्यू है आपके पास। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था भाई। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, ओमेगा क्रॉस आर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम एट, कोरियोलिस बल का मान अधिकतम कहां पर होता है, कोरियोलिस फोर्स क्या होगा,
ये कोरियोलिस एक्सेलरेशन, कोरियोलिस फोर्स कितना होगा 2m, m इंटू ए, तो ये m से मल्टीप्लाई कर देना इसको, ओमेगा वी डैश साइन थीटा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सभी को पता है क्या क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा, मैथमेटिक्स में बहुत बार पढ़ा होगा। जब भी दो वेक्टर्स, दो सदिश भौतिक राशियों का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो क्या आता है, ए बी साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, ए बी कोस थीटा। तो यहां से अपने पास रिलेशन क्या हो गया, 2m वी डैश साइन थीटा। पूछा गया कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा जब साइन थीटा का मान अधिकतम हो, और साइन थीटा मैक्सिमम कहां पर होता है, अरे साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है। साइन थीटा की वैल्यूज कहां से कहां तक होती हैं, -1 से 1 तक वैल्यूज कंटेन करता है साइन थीटा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, +1, कितने डिग्री एंगल के ऊपर होगी, 90 डिग्री। और 90 डिग्री पर क्या होता है, पोल, अरे ध्रुव तो होता है 90 डिग्री पर। भूमध्य रेखा इक्वेटर कहां पर होता है, 0 डिग्री पर। जैसे जैसे, चलो मैं अर्थ का स्ट्रक्चर बना ही देता हूँ, यहाँ इक्वेटर होता है और यहाँ पोल्स होते हैं, ध्रुव होते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये एंगल कितना हो जाएगा टोटल 90 डिग्री, और एंगल 90 होगा तो फोर्स क्या हो गया, मैक्सिमम। बल का मान अधिकतम इसी स्थिति में तो होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा पोल्स के ऊपर। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट विथ मास 0.5 kg is moving with a velocity of 10 meter per second in rotating frame of reference with angular velocity 0.01 radian per second. Calculate the Coriolis force acting on object. Coriolis बल का मान निकालना है आपको, सब कुछ दिया, अरे यहाँ लिखा है भी तो। Coriolis force कितना होता है 2m ओमेगा वी डैश साइन थीटा। इसको हटा दो भाई, थीटा कितना दिया हुआ ब्रैकेट में 90 डिग्री, तो ये वैल्यू तो कितनी हो गई 1। और क्या क्या वैल्यू गिवन है, 2 मास दिया हुआ 0.5 kg, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग कितना दिया हुआ है 0.01 रेडियन। सारे ऐसा यूनिट्स में, ऐसा ही मात्रक में है तो यूनिट चेंज करने की जरूरत है नहीं। वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड, इनटू क्या जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये फोर्स किस में आएगा, न्यूटन में। आंसर कितना हो गया 0.5 इंटू 2, ये तो 1 आ गई है वैल्यू तो कंप्लीट। और 0.01 इंटू 10 तो ये कितना आ जाएगा 0.1 न्यूटन। ये आंसर हो गया, डायरेक्टली फॉर्मूला पर ही था। कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पॉइंट है भी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ फोकोल्ट पेंडुलम एट नॉर्थ पोल इज। चलो भी समझते हैं फोकोल्ट पेंडुलम, फोकोलोलक क्या था। अर्थ का जो रोटेशनल मोशन होता है, घूर्णन गति होता है, उसकी व्याख्या कौन करता है, फोकोल्ट पेंडुलम। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट था भाई, फिजिक्स में थॉट एक्सपेरिमेंट उसको बोला जाता है जो वास्तव में न किया जाए, केवल कल्पना में किया जा रहा है। न्यूटन ने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो क्या थे, सारे थॉट एक्सपेरिमेंट्स थे, कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा होना चाहिए, ये हो जाएगा तो ऐसा होना चाहिए। इसमें क्या किया गया था, ये अर्थ अभी फोकोल्ट पेंडुलम, लोलक का मतलब पता आपको, पेंडुलम का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रिंग, कोई भी नॉन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हो, रस्सी हो, उससे किसी द्रव्यमान को लटका दिया जाए तो इसकी गति किसकी तरह होती है, पेंडुलम की तरह होती है। ऑसिलेशन करने लग जाता है, दोलन करना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पे फोकोल्ट पेंडुलम वो पेंडुलम होता है जिसमें इस लेंथ को लगभग माना गया था अप्रोक्सीमेटली 70 मीटर, और ये मास कितना मान लिया जाए 30 kg। तो ये सिमिलर वे में मोशन करेगा जैसे अर्थ मोशन करती है, अर्थ के सरफेस से 70 मीटर ऊपर 30 kg मास इस स्ट्रिंग से लटका होना चाहिए। इस फॉर्म में अगर कोई अरेंजमेंट हो तो उसे क्या बोलते हैं, फोकोल्ट पेंडुलम। ये किसके वेरिफिकेशन के लिए था, अर्थ के रोटेशनल मोशन के वेरिफिकेशन के लिए था। इसका फॉर्मूला क्या आता था, T इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा साइन लेमडा। यहाँ पे हम कंपोनेंट्स निकाला करते थे भाई ओमेगा के, याद हो किसी को तो। इस डायरेक्शन में ओमेगा वेक्टर, ये एंगुलर वेलोसिटी होती है किसकी, अर्थ की। यहाँ पे अगर इसके कंपोनेंट निकाले जाएं, ये कितने एंगल के ऊपर है, इक्वेटर के साथ, मान लीजिए ये लेमडा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो हम दो कंपोनेंट्स निकालते थे, साइन लेमडा और कोस लेमडा। फिर कहते थे कि जो कोस कंपोनेंट है वो क्या होगा, नॉन इफेक्टिव होगा, तो ओनली कौन सा कंपोनेंट आता था, साइन लेमडा। और 2 पाई बाई ओमेगा की वैल्यू अर्थ के लिए कितनी होती है 24 आवर्स। तो जब भी वैल्यू निकालनी हो किसकी वैल्यू पुट कर दो, बस साइन लेमडा की। अब कहां पर पूछा गया है, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के ऊपर ये एंगल कितना हो जाएगा, अरे नॉर्थ पोल, इसका मतलब यहां से यहां तक जाना, एंगल कितना, लेमडा की जगह कितना पुट कर दो 90 डिग्री। साइन 90 कितना, वन टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 24 आवर्स।
और अगर इक्वेटर भूमध्य रेखा के ऊपर पूछ लेता यहाँ, तो ये एंगल कितना हो गया, 0, साइन 0 0, 1/0, तो यहाँ इक्वेटर के ऊपर कितना आ जाता भाई, इनफाइनाइट। ऐसा क्यों हो रहा अभी, टाइम पीरियड या आवर्तकाल किसे बोला जाता है, कि एक ऑसिलेशन पूरा करने में कितना टाइम लिया, या फिर एक रोटेशन में कितना टाइम लिया इस किसने, फौकॉल्ट पेंडुलम ने। तो यहाँ तो ये रोटेशन कर ही नहीं पाएगा, अरे अर्थ इस एक्सिस के अलोंग ही तो रोटेट कर रही है, घूर्णन गति इस अक्ष के सापेक्ष ही तो हो रही है, तो यहाँ इसका टाइम पीरियड कितना आ जाता है, अनंत। मतलब कभी भी ये घूमकर वापस अपनी स्थिति पर नहीं आएगा, घूमेगा ही नहीं भाई यहाँ पर ये। और यहाँ पर किस वेग किस गति से घूमेगा, अगर यहाँ रखा हुआ तो जितने टाइम पीरियड से अर्थ घूम रही है 24 आवर्स। आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई। ये फॉर्मूला याद रख लेना, टी किसके इक्वल होता है, 2 पाई/ओमेगा साइन लैम्डा। 2 पाई/ओमेगा अर्थ के लिए कितना होता है, 24 आवर्स, ये अर्थ का टाइम पीरियड है। नेक्स्ट, वर्क डन इन ए कंप्लीट साइकिल अंडर कंजर्वेटिव फोर्स इज। नेक्स्ट चैप्टर पे कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं उनके बारे में मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। कंजर्वेटिव फोर्स, अगर कोई पार्टिकल कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर मोशन कर रहा है, सबसे पहले तो आपको वर्क डन पता होना चाहिए। वर्क डन क्या होता है, किया गया कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। आप कितने बल से कितनी दूरी पर विस्थापित हुए हैं, वही क्या है आपका किया गया कार्य है। अगर आपका विस्थापन शून्य है तो आपने शून्य कार्य किया है फिजिक्स की लैंग्वेज में, जीरो वर्क डन आपका। तो कंजर्वेटिव वो फोर्स होते हैं जिनमें मान लीजिए जिसके इन्फ्लुएंस में कोई ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच में आपको कहीं से जाओ भाई, विस्थापन का मतलब समझते हो, आपने कौन सा पाथ ट्रेवल किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें फर्क किससे पड़ता है कि आपने विस्थापन कितना तय किया, डिस्प्लेसमेंट कितना, आपका विस्थापन कितना है, वही किसकी वैल्यू देगा, कार्य की। किसके अंडर, कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर, संरक्षी बल के अंतर्गत। तो चाहे आप फर्स्ट पाथ से गए हो, सेकंड पाथ से गए हो, थर्ड पाथ फॉलो किया हो आपने, या फोर्थ पाथ फॉलो किया हो, वर्क डन इक्वल आएगा। डब्ल्यू ए बी फर्स्ट पाथ में भी उतना ही है, डब्ल्यू ए बी सेकेंड पाथ के अलोंग भी उतना ही है, डब्ल्यू ए बी थर्ड पाथ के अलोंग भी उतना ही होगा, और डब्ल्यू ए बी फोर्थ पाथ के अलोंग भी उतना ही होगा, क्योंकि विस्थापन हर बार आपका कहां से कहां तक हो रहा है, ए से बी बिंदु तक हो रहा है। दूसरा स्टेटमेंट, अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स असंरक्षी बल कौन से होंगे, जिनमें नॉट इक्वल हो। अरे ये कैसे होते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं भाई, पथ पर निर्भर नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट। कंजर्वेटिव फोर्स संरक्षी बल पथ पर निर्भर नहीं करते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। जो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं उनके जस्ट अपोजिट किसके लिए होंगे, नॉन कंजर्वेटिव के लिए। असंरक्षी बल कौन से होंगे, जो पाथ डिपेंडेंट हो गई, जिनमें ये वैल्यूज इक्वल ना हो। दूसरा स्टेटमेंट और बोल सकते हो कि दो पार्टिकल्स के बीच में यहां से यहां गए, वापस यहां से यहां आ गए, टोटल वर्क डन कितना आएगा, 0, क्योंकि आपका विस्थापन कितना हुआ है, शून्य हुआ है। तो वर्क डन अलोंग ए क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज 0 इन कंजर्वेटिव फोर्स। संरक्षी बल में इसे और क्या बोल सकते हैं, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, तो डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए ऑलवेज किसके इक्वल आएगा, 0 के बराबर आएगा, शून्य के बराबर आएगा। तो ये सारे किसके लिए स्टेटमेंट्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। अगर नॉन कंजर्वेटिव असंरक्षी बल के लिए पूछ लिया जाए तो इनके जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट्स हो जाएंगे अभी। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोबारा से। वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल, पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य, ये पूर्ण चक्कर ही है क्या, ए से बी गए, बी से वापस ए आ गए, कितना होगा, शून्य होगा, भी ऑलवेज कितना होता है, 0। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकोल्स पेंडुलम एक्सप्लेन विच मोशन ऑफ अर्थ। फोकोलोलक पृथ्वी के किस गति की व्याख्या करता है, अभी बात की है फोकोल्ट पेंडुलम के बारे में। अर्थ के रोटेशनल मोशन को क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है, घूर्णन गति की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स एफ इज इक्वल टू, संरक्षी बल का मान क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इधर। संरक्षी बल है उसको स्थितिज ऊर्जा की प्रवणता बोला जाता है। कंजर्वेटिव फोर्स इज डिफाइंड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसको समझने की कोशिश करना, ये क्या है, ग्रेडियंट, प्रवणता।
फोर्स जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इस ग्रेडियंट ये क्या होता है, डेल ऑपरेटर होता है, डेल संकारक। इसकी वैल्यू कितनी होती है, डेल बाई डेल एक्स आई के प्लस डेल बाई डेल वाई जे के प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। ये इसकी वैल्यू होती है। इसे डिफरेंशियल ऑपरेटर या डेल ऑपरेटर भी बोलते हैं। ईएमटी वाले पेपर में इसको डिटेल में पढ़ोगे, जो आपके सेमेस्टर सेकंड का पेपर है उसमें। अब ये स्टेटमेंट आपको याद कर लेना है डायरेक्टली, इसका प्रूफ हमने किया है। अब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसका। तो अब से प्रवणता का चलो मैं जनरल सा मतलब बता देता हूँ। जिस स्थिति के सापेक्ष चलने पर भौतिक राशि में अधिकतम परिवर्तन आए वही उसकी प्रवणता होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ इस रूम में हीटर रखा हुआ है, ये क्या कर रहा है, टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करेगा। आप मान लीजिए यहाँ खड़े हैं, आप किस दिशा के अंदर मूव करो कि कम दूरी चलने पर आपके लिए इस टेम्परेचर में ज्यादा परिवर्तन आ जाए। मैक्सिमम चेंज इन ए स्केलर क्वांटिटी अलोंग पोजीशन। स्थिति के सापेक्ष किसी अदिश भौतिक राशि में अधिकतम परिवर्तन की दर, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज लिख लेना भी। वैसे तो न लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन अगर ये रिलेशन याद है, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं पूछ सकता। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ आप इस डायरेक्शन में 3 मीटर मूव किए, इस डायरेक्शन में 3 मीटर मूव किया, और इस डायरेक्शन में भी कितनी दूरी तय की आपने, 3 मीटर। अब कोई एक दिशा ऐसी होगी क्या जिसमें चलने पर अधिकतम परिवर्तन आ रहा हो। टेम्परेचर ये तापमान बढ़ाने का काम कर रहा है। तापमान क्या है, अदिश भौतिक राशि। ग्रेडियंट ओनली किसका निकाला जाता है, स्केलर क्वांटिटीज का, अदिश भौतिक राशियों का जिनकी कोई दिशा न हो। अब टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी डायरेक्शन में चलने पर मैक्सिमम चेंज आ रहा होगा, इस डायरेक्शन में चलने पर मैक्सिमम चेंज आ रहा होगा क्या भाई। जब आप इस डायरेक्शन के अलोंग चल रहे हो तो मैक्सिमम चेंज आ रहा है, तो यही आपके लिए क्या हो गया, ग्रेडियंट। समझ गए। तो फोर्स का ग्रेडियंट क्या होता है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी में मैक्सिमम चेंज आ रहा है वही किसकी वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू है। इसे और किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, माइनस डी यू बाई डी आर, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब इससे कंपेयर कर लो भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस डी यू एक्स बाई डी एक्स नहीं होगा भी ये तो, डी स्क्वायर यू एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर ये भी नहीं होगा, एफ एक्स बराबर माइनस डी यू एक्स बाई डी एक्स, ये सही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू कर्ल ऑफ, नहीं भी याद रखना, कर्ल से रिलेटेड चलो एक और पॉइंट है, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इज ऑलवेज जीरो, ये रिलेशन याद रखना। कर्ल का मतलब क्या होता है, चलो बता ही देता हूं मैं। ग्रेडियंट ऑलवेज क्या होता है, डेल यू। कर्ल किसका निकाला जाता है, वेक्टर क्वांटिटी का। यहाँ दिख रहा है अभी कर्ल किसका निकाल रहे हैं, बल का। बल क्या होती है, सदिश भौतिक राशि, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसका कर्ल किसके इक्वल आया, जीरो के इक्वल। देखो एक रिलेशन लिखना, ग्रेडियंट किसका निकाला जाता है, स्केलर क्वांटिटी का, क्या आता है, डेल फाई। डाइवर्जेंस किसका निकाला जाता है, वेक्टर क्वांटिटी का। मैंने मान लिया कोई वेक्टर क्वांटिटी है वेक्टर, इसकी वैल्यू होती है डेल डॉट ए वेक्टर। डेल खुद तो सदिश है ही भाई, अरे ये सदिश क्वांटिटी तो आई कैप जे कैप और के कैप। नेक्स्ट कर्ल ऑफ, ये भी किसका निकाला जाता है, वेक्टर क्वांटिटी का। ये क्या होता है, डेल क्रॉस ए वेक्टर। तो जब भी आपसे कर्ल की वैल्यू पूछी जाए, कर्ल का मान पूछा जाए, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है उस वेक्टर क्वांटिटी का, किसके साथ, डेल के साथ। डाइवर्जेंस पूछा जाए डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, ग्रेडियंट पूछा जाए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। समझ गए। डेल का मतलब क्या है, डिफरेंशिएट कर दो, एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में और जेड के रेस्पेक्ट में। कंजर्वेटिव फोर्स संरक्षी बल के लिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है एक, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर कितना होता है, जीरो। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल वेरीज एज गिवन इन द कर्व, द नेट फोर्स ऑन पार्टिकल विल बी जीरो एट। कण के ऊपर बल शून्य कब होगा, देखो भी पोटेंशियल एनर्जी कल कर्व, स्थितिज ऊर्जा वक्र, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बना के बता देता हूं मैं। इस फॉर्म में बनाया जाता है पोटेंशियल एनर्जी कर्व, यू अक्स अक्स, चलो ये तो अक्स के रेस्पेक्ट में, वैसे आर के रेस्पेक्ट में बना सकते हो। ये अगर कोई कर्व है, हमने अभी एक रिलेशन पढ़ा है, फोर्स किसके इक्वल होता है, माइनस डी यू एक्स बाई डी एक्स। क्या यही स्लोप भी होती है क्या, अरे स्लोप को और क्या लिखते थे हम, डी वाई बाई डी एक्स। ये स्लोप पढ़ते थे क्या, किसी भी वक्र की ढाल निकालनी हो वो कितनी होती है, डी वाई बाई डी एक्स से लिख सकते थे हम स्लोप को। तो क्या ये स्लोप ही है क्या इस कर्व की,
अरे इस वक्र की ढाल ही है क्या ये किसके बीच का कर्व है, यू अक्स और अक्स, तो वाई की जगह कौन है, यू अक्स, अक्स की जगह अक्स ही है, तो वहां स्लोप आती थी, यहाँ फोर्स किसकी तरह कार्य करता है, ढाल की तरह। तो याद रखना पोटेंशियल एनर्जी कर्व का स्लोप कौन होता है, फोर्स। किस फोर्स की बात कर रहे हैं हम, संरक्षी बल पढ़ रहे हैं तो संरक्षी बल की बात कर रहे होंगे भी। तो इस कर्व में ढाल निकालो और उसके विपरीत दिशा में क्या लग रहा होगा, कण के ऊपर बल लग रहा होगा भी, समझ गए। अब स्लोप कहां पर जीरो है, यहाँ पर कर्व की स्लोप जीरो है क्या, नहीं है अभी। स्लोप को और क्या लिख सकते हैं हम, टेन थीटा। तो स्लोप जीरो कब होती है, जब एंगल जीरो, अरे टेन थीटा का कर्व जीरो कहां पर होता है, टेन जीरो ही जीरो होता है, बाकी टेन 90 कितना होता है, इनफाइनाइट अनंत की ओर टेंड करता है। तो इसमें स्लोप देख लो जीरो कहां पर है, यहाँ पर भी स्लोप जीरो है, यहाँ पर भी स्लोप जीरो है, यहाँ पर भी स्लोप जीरो है, तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, बल का मान क्या होगा, शून्य, किसी भी किसमें, स्थितिज ऊर्जा वक्र में। इन्हें क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट, संतुलन बिंदु भी बोला जाता है इन्हें। अब संतुलन बिंदु भी हम दो तरीके से परिभाषित करते हैं भी, एक तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, स्थायी संतुलन बिंदु, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, अस्थायी संतुलन बिंदु। दोनों में अंतर समझना। एक कण यहाँ पर रखा हुआ है, ऐसा मान लो एक गुरुत्वाकर्षण ही लग रहा है, जो पोटेंशियल है वो कौन सा है इसके ऊपर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोल देते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है, mgh, तो इसकी वैल्यू मिनिमम यहाँ पर है, मिनिमम हाइट के ऊपर। यहाँ कोई कण है, इसको हमने थोड़ा सा बल दिया, क्या ये वापस इस डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा क्या, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव, फोर्स की डायरेक्शन इसके नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, तो यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। यहाँ देखो स्लोप नेगेटिव है, अरे टेन थीटा सेकंड कर्व में कैसा होता है, यहाँ देखो टेन कितना होगा इस कंप्लीट कर्व में, 0 से π/2 के बीच में, और 0 से π/2 के बीच में टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो स्लोप पॉजिटिव आएगी, मतलब फोर्स कैसा होगा, नेगेटिव। यहाँ से यहाँ तक बल इस दिशा में लगेगा, यहाँ पर स्लोप कैसी होती है, नेगेटिव, मतलब π/2 से पाई तक स्लोप कैसी होती है, नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। फोर्स कैसा लगेगा, पॉजिटिव, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ये मैंने डायरेक्शन ड्रॉ की है, किसकी है, फोर्स की। तो यहाँ से ये कण मान लीजिए इधर विस्थापित हुआ, तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में बल लगेगा, वापस इस संतुलन बिंदु पर आ जाएगा क्या। सिमिलर वे में अगर मैं इसको इधर विस्थापित करता तो भी फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा था, वापस संतुलन बिंदु में आ जाता, तो इसे क्या बोला जाता है, इसका स्थायी संतुलन बिंदु। सिमिलर वे में मान लो कोई पार्टिकल यहाँ रखा हुआ था, उस वो थोड़ा सा अगर इस तरह डिस्प्लेस कर देते तो ये पार्टिकल वापस इस संतुलन में आता, कभी कभी नहीं आता भी। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अस्थायी संतुलन बिंदु, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, कि यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी दोगे आप पार्टिकल को, वो वापस किस में नहीं आएगा, संतुलन में नहीं आएगा, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन के अंदर मूव करने लग जाएगा। समझ गए भी, स्थायी संतुलन बिंदु और अस्थायी संतुलन बिंदु में। ये हमने बात की कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी कर्व की। अब बात करते हैं कि सवाल दिया हुआ क्या था। क्वेश्चन में कर्व प्लॉट किया अभी, यू अक्स अक्स कर इस फॉर्म में है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। पूछा गया है कि बल का मान शून्य कहां पर होगा, नेट फोर्स ऑन पार्टिकल विल बी जीरो, किस बिंदु के ऊपर बल का मान शून्य होगा, तो देख लो भी स्लोप कहां पर जीरो है, ये इस कंटिन्यूअस कर्व है भाई, यहाँ ये वापस स्टेबल नहीं है, तो यहाँ पर इसकी स्लोप कितनी है, जीरो है, स्लोप शून्य है, तो कहां पर जीरो हो जाएगा भाई, बी पॉइंट के ऊपर, क्योंकि एफ किसके इक्वल, माइनस डी यू बाई डी एक्स, इसे ही क्या बोल सकता हूं मैं, माइनस टेन थीटा भी बोल सकता हूँ। बी पॉइंट पर थीटा कितना है, जीरो, तो ये भी कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल कितना आ गया, जीरो, किस बिंदु के ऊपर, बी बिंदु के ऊपर। इसको नोट कर लो भी, जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लग रही है। देखो इन क्वेश्चंस के साथ जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको लग रही हैं वो सारी चीजें नोट करते जाना। इस पेपर की पीडीएफ आपको विश्वास ई लर्निंग ऐप के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, तो वहां से एक बार पीडीएफ जरूर चेकआउट कर लेना। और आज के लिए इतना ही भाई। अब इस सीरीज में उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा, जो भी क्वेश्चंस करवाए जाएं उनको ढंग से पढ़ते जाओ, जो कंसेप्ट बताए जा रहे हैं उनको कोशिश करो समझो, क्योंकि ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप कंप्लीट समझ जाओ, पूरा समझ जाओ, क्योंकि कंप्लीट उन बच्चों को समझ में आएगा जो कंटिन्यूअसली स्टडी कर रहे हैं कंसेप्ट को। फिर भी कोशिश यही की जा रही है कि आपको एकदम बेसिक से लेकर जहां तक हमारी रिक्वायरमेंट है एग्जाम की वहां तक का पढ़ा दिया जाए। तो जो चीजें ईजी हैं उनको कवर करने की कोशिश करो, बाकी कुछ चीजें हार्ड लग रही हैं तो देखो वो मेमोराइज करनी पड़ेगी आपको, कंप्लीट डेरिवेशन नहीं करवाई जा सकती सॉल्यूशन वीडियो में। तो इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना अगर कोई डाउट हो तो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।